हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल एमएट। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अप्रोचेस टू टीचर डेवलपमेंट। तो इसमें हमें डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस के बारे में पढ़ना है कि इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच का क्या एडवांटेज है, क्यों ये इस अप्रोच से टीचर डेवलपमेंट या टीचर एजुकेशन में चीज़ें पढ़ी जाती हैं। इंटर्नशिप का क्या रोल है टीचिंग में, कम्युनिटी लिविंग का क्या रोल है, वर्कशॉप्स का क्या रोल है, समर इंस्टीट्यूट्स का क्या रोल है। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक है पर्सपेक्टिव रिसर्च एंड इशूज इन टीचर एजुकेशन में, जो कि है एमएड के थर्ड सेमेस्टर में एमडीयू के अंदर, राइट। और बहुत ईजी सा टॉपिक है, ये घबराने की बात नहीं है, बस ये लेंथी इसका टाइटल है। तो इसमें हमें बताना है कि ये जो डिफरेंट अप्रोचेस हैं ये टीचर डेवलपमेंट में किस तरह से उपयोगी हैं, या इन अप्रोचेस को क्यों यूज किया जाता है, राइट। तो जल्दी से पढ़ते हैं वन बाय वन इनको। और वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो देखो, इंटरडिसिप्लिनरी बेसिकली क्या होता है, जब हम अलग अलग डिसिप्लिन्स को इसलिए पढ़ते हैं, मतलब एक डिसिप्लिन को अलग अलग डिसिप्लिन्स के पर्सपेक्टिव से इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमें या हमारा जो पर्सपेक्टिव है या हमारी जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है वो और ज़्यादा ब्रॉड हो सके, हम और ज़्यादा चीज़ें सोच सकें कि क्यों वो सभी चीज़ें हमारे डिसिप्लिन में यूजफुल हैं और सभी चीज़ों को आपस में कनेक्ट कर सकें, ठीक है। तो हमारा जो पर्सपेक्टिव है, हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो और ज़्यादा ब्रॉडन होता है और चीज़ों को समझ पाने में या चीज़ों को लिंक कर पाने में हमें और ज़्यादा हेल्प मिलती है। क्योंकि एजुकेशन में कोई एक चीज़ नहीं है, मतलब ये नहीं है कि केवल हमने कंटेंट पढ़ाया और हो गया। हमें एक इंडिविजुअल की होलिस्टिक डेवलपमेंट करनी है, उसका सर्वांगीण विकास करना है, और उस होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए सभी पर्सपेक्टिव को समझना, फिलॉसफी को, साइकोलॉजी को, जेंडर को, सोशोलॉजी को, इसलिए ज़रूरी है ताकि हम एक इंडिविजुअल की होलिस्टिक डेवलपमेंट कर सकें। मतलब ये होलिस्टिक डेवलपमेंट किसके लिए, उस टीचर के लिए भी है, मतलब उस इंडिविजुअल के लिए भी है जो टीचर एजुकेशन कर रहा है, और वो फ्यूचर में जाके एक टीचर बनने वाला है, तो वो उस लर्नर के लिए या उस बच्चे के लिए भी ज़रूरी है। इसीलिए हम टीचर को इस मतलब एक इंडिविजुअल को इस तरह से तैयार करते हैं कि प्रोस्पेक्टिव टीचर में या भावी टीचर में वो सभी चीज़ें हों ताकि वो होलिस्टिक डेवलपमेंट अपनी भी करे और फ्यूचर में जिन बच्चों को पढ़ाने वाला है वो उसकी भी होलिस्टिक डेवलपमेंट करे, राइट। तो और क्या रीज़न है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का, तो वो इसलिए ये रीज़न है कि प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, है ना, सोसाइटी में या रियल वर्ल्ड में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन जब हम रियल प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं तो उसको फिर कहते हैं ट्रांस डिसिप्लिनरी अप्रोच। लेकिन ट्रांस डिसिप्लिनरी अप्रोच को यूज करने के लिए हमें सबसे पहले इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ चीज़ों को समझना ज़रूरी है, राइट। तो एजुकेशन हमें इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच के थ्रू पढ़ाया जाता है, मतलब जो भी बीएड में सब्जेक्ट है, या अगर हम बात करें टीचर्स एजुकेटर जो बनते हैं, जो एमएड करते हैं, उनको भी अलग अलग पर्सपेक्टिव से चीज़ें समझाई जाती हैं ताकि उनकी जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है, उनका पर्सपेक्टिव है, वो और ज़्यादा ब्रॉड हो सके। आई होप आप समझ रहे हो। तो इंटर डिसिप्लिनरी लर्निंग टीचिंग क्या करती है, एक लर्नर को कनेक्शंस बना पाने में मदद करती है बिटवीन डिफरेंट डिसिप्लिन्स या डिफरेंट सब्जेक्ट एरिया, ओके। सपोज करो बात करते हैं कि एजुकेशन में क्या क्या पढ़ा जाता है। साइकोलॉजी पढ़ी जाती है, फिलॉसफी पढ़ी जाती है, नॉलेज एंड करिकुलम पढ़ा जाता है, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम पढ़ा जाता है, सोशोलॉजी पढ़ी जाती है, हेल्थ, फिजिकल एंड योगा, इंक्लूसिव एजुकेशन, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, पीस एजुकेशन, गाइडेंस एंड काउंसलिंग पढ़ी जाती है ना। डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट हैं। वो क्यों पढ़े जाते हैं, ताकि हम चीज़ों को लिंक कर सकें, साइकोलॉजी और नॉलेज को कैसे एक्वायर करना है, फिलॉसफी और साइकोलॉजी का आपस में क्या रोल है, फिलॉसफी एजुकेशन में क्यों इम्पोर्टेंट है, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम पढ़ाना है तो उसमें फिलॉसफी का क्या रोल है, सोशोलॉजी का साइकोलॉजी के साथ क्या रोल है। तो ये सभी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं एजुकेशन में, या इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच है
टीचर डेवलपमेंट में, ताकि सभी चीज़ों को एक लर्नर आपस में कनेक्ट कर सके। ठीक है, जितना ज़्यादा कनेक्शन अच्छा होगा वो इंडिविजुअल उतना ही ज़्यादा या उतना ही एबल या पोटेंट या एफिशिएंट टीचर बनेगा। राइट। तो सपोज करो फिलॉसफी और एजुकेशन की बात करते हैं, बस जनरल सा देख लो। तो फिलॉसफी और एजुकेशन को माना जाता है टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन। फिलॉसफी को माना जाता है लेम मैन, मतलब जो चल नहीं सकता लेकिन रास्ता दिखा सकता है। एजुकेशन को माना जाता है ब्लाइंड मैन। तो आपस में क्या कहा जाता है कि इंटरकनेक्टेड हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं। फिलॉसफी थियोरेटिकल पार्ट है, एजुकेशन उसकी प्रैक्टिकल या डायनेमिक साइड है, जो कि फिलॉसफी उसको एम्स तक ले जाती है, मतलब उसको एम दिखा लेती है, एजुकेशन फिर वहाँ तक पहुँचाता है उसको। ठीक है। फिलॉसफी और क्यों इम्पोर्टेंट है? फिलॉसफी इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अपने आप को समझना, फ्यूचर पर्सपेक्टिव को समझना, नॉलेज के सोर्स को समझना, उसको कैसे एक्वायर करना है, कितने सोर्स हैं नॉलेज एक्वायर करने के, कितने प्रिंसिपल्स हैं, क्वेश्चंस को समझना, रीजनिंग करना, एम्पिरिसिज्म जो कि नॉलेज का सोर्स है उसको कैसे यूज करना। देन एक्जियोलॉजी आती है, मॉरलिटी एंड वैल्यूज का क्या रोल है एजुकेशन में, उन सभी को समझना। राइट। तो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का ये बेनिफिट है या ये एडवांटेज है, या इसलिए हम इसको यूज करते हैं। देन बात करते हैं साइकोलॉजी की। तो साइकोलॉजी क्या है? साइंटिफिक स्टडी है माइंड एंड बिहेवियर की, है ना। अब ये क्या मदद करती है? ये मदद ये करती है कि कंटेंट जो भी बनता है वो पर्टिकुलर एज के अकॉर्डिंग, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, मोटिवेशन के अकॉर्डिंग, एटीट्यूड के अकॉर्डिंग, और बच्चों का जो भी सोशल बैकग्राउंड है उसकी साइकोलॉजी क्या है उसके अकॉर्डिंग, है ना। चीज़ों को सिंपल टू कॉम्प्लेक्स कैसे प्रेजेंट करना है, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट कैसे प्रेजेंट करना है, तो वो सभी चीज़ें कौन सिखाता है? साइकोलॉजी सिखाती है, ताकि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल जिसने टीचर एजुकेशन में एडमिशन लिया है वो एक एफिशिएंट टीचर बन सके। राइट। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी और क्या बताती है? तो ये कुछ गाइडिंग फैक्टर्स बताती है कि ग्रुप एक्टिविटी का क्या रोल है, लर्निंग बाय डूइंग का क्या रोल है, टीचिंग एड्स का क्या रोल है, कैसे यूज करनी है, टीचिंग मॉडल्स और मेथडोलॉजीज क्या हैं, डिलीवरी मेथड्स क्या हैं, कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कैसे समझना है, ये सभी साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स पे बेस है ना। तो इसलिए हम साइकोलॉजी को ऐड करते हैं। देन सोशोलॉजी की बात करते हैं। तो एमिल डर्कहम ने पहले इंसान थे, उन्होंने कहा था कि सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को शिक्षा में इंक्लूड करना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? ताकि सोसाइटी को समझा जा सके, सोसाइटी किस तरह से हेल्प करती है एक इंडिविजुअल को ग्रो करने में, या बाकी चीज़ें, या स्कैफोल्डिंग कैसे करती है, उन चीज़ों को भी समझना ज़रूरी है। इसीलिए सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को शिक्षा में पढ़ा जाने लगा, क्योंकि ह्यूमन क्या है? सोशल एनिमल है ना। तो और सोशल एनिमल के नाते हमें कुछ सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग बिहेव करना पड़ता है, वैल्यूज मानने पड़ते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। तो ये सभी चीज़ें भी ज़रूरी है। सोसाइटी डायनेमिक है, तो एजुकेशन को सोसाइटी के लिए, सोसाइटी के अकॉर्डिंग कैसे बनाया जाए, वो भी चीज़ें ज़रूरी है। और करिकुलम कैसा हो, टीचिंग मेथड कैसे हो, डिसिप्लिन कैसा हो, बिहेवियर्स कैसे हों, कैरेक्टर या चरित्र कैसा हो टीचर में और लर्नर्स में, ये सभी सोसाइटी के अकॉर्डिंग भी होते हैं। इंडिया में वैल्यूज डिफरेंट है, फॉरेन कंट्रीज़ में वैल्यूज डिफरेंट है ना। या इंडिया में भी अलग अलग रीजन में चले जाओ, वहाँ की सोसाइटी के अकॉर्डिंग सभी चीज़ें होती हैं। राइट। तो इसीलिए सोशोलॉजी को एजुकेशन में ऐड किया जाता है। और सोशोलॉजी को आप डिफ़ाइन करना है तो आप डिफ़ाइन कर सकते हो कि ये क्या है? स्टडी ऑफ ह्यूमन सोशल बिहेवियर, उनका इंटरेक्शन कैसा है, उनमें कल्चर कैसा है, या डेली लाइफ में क्या करते हैं। या हम कह सकते हैं कि सोशोलॉजी इज द साइंस ऑफ फंडामेंटल लॉज ऑफ सोशल बिहेवियर, रिलेशंस या इंस्टीट्यूशंस। राइट। चलो देन, और सब्जेक्ट कौन से हैं? नॉलेज एंड करिकुलम, की नॉलेज किस तरह से एक्वायर करनी है, करिकुलम क्या होता है, उसका मॉडल्स के बारे में पढ़ा जाता है। लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, की सेकंड लैंग्वेज पढ़ानी है तो उसके लिए क्या मेथड्स हैं, क्लासरूम डिस्कोर्स क्या होता है, मल्टी कल्चरल अवेयरनेस क्या है,
है ना, क्योंकि इंडिया वैसे भी बहुत डाइवर्स है, तो वहाँ पे मल्टी कल्चर ऑलरेडी है। तो किस तरह से उसकी रिस्पेक्ट करनी है, किस तरह से मल्टी कल्चरल जो डाइवर्सिटी है हमारे, मल्टी कल्चरल है हमारी हमारी कंट्री, तो वहाँ पे लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज को किस तरह से सीखा जाए, किस तरह से वो हमारा एनवायरनमेंट हेल्पफुल हो, उसके बारे में। हेल्थ फिजिकल योगा है, क्योंकि हेल्दी रहना, फिजिकली हेल्दी रहना, और योगा का क्या रोल है शिक्षा में या ओवरऑल लाइफ में, उसके बारे में बताता है। जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, जेंडर स्टीरियोटाइप, जेंडर रोल्स के बारे में। क्लासरूम में न्यूट्रल लैंग्वेज का यूज करना है, जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज का यूज करना है, ताकि हम किसी भी जेंडर में डिस्क्रिमिनेट ना करें। तो आप देख सकते हो कि जब इंडिविजुअल, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल टीचर एजुकेशन में ये सभी चीज़ें या सभी चीज़ों के बारे में पढ़ता है, तो उसकी जो थिंकिंग है ना, वो और ज़्यादा ब्रॉड होती है, उसमें डाइवर्जेंट थिंकिंग आती है, राइट। और वो उन सभी चीज़ों को अच्छे से अप्लाई करता है और उतना ही एफिशिएंट टीचर बनता है। तो इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच तो हो गई ये। चलो देन बात करते हैं इंटर्नशिप का क्या रोल है टीचिंग में। तो NCFT ने कहा है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, की इंटर्नशिप मोस्ट फंक्शनल पार्ट है टीचर एजुकेशन का, लेकिन इसकी क्वालिटी कहीं ना कहीं सफ़र करती है। इसीलिए इंटर्नशिप को NCFT कहता है कि ये बहुत अच्छे से होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि जो प्रोस्पेक्टिव टीचर है ना, जो भावी टीचर हैं, वो जब इंटर्नशिप में जाते हैं तो उनमें क्या है, प्रोफेशनल कैपेसिटीज बिल्डअप होती हैं, ऑब्जर्व करते हैं टीचिंग को, पूरे एनवायरनमेंट को, स्कूल के टीचिंग प्रैक्टिस करते हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करते हैं, क्लासरूम मैनेज करना सीखते हैं, या एक स्कूल में, एक इंस्टीट्यूशन में जो भी चीज़ें होती हैं, उन सभी को सीखने में मदद करती है इंटर्नशिप। ठीक है, तो इसीलिए NCFT ने कहा है कि मोस्ट फंक्शनल पार्ट है और इसकी क्वालिटी एनहेंस की जानी चाहिए। ठीक है, इसीलिए इंटर्नशिप को, या इंटर्नशिप अप्रोच है टीचर डेवलपमेंट में। तो क्यों है वो, ये पॉइंट लिख सकते हो आप। चलो देन इसमें कुछ पढ़ लेते हैं कि जो ये NCFTE जो 2009 है ना, ये सभी चीज़ें उसी में लिखी हैं, तो वहीं से ये कंटेंट लिया गया है, ये पर्टिकुलर वाला। तो देखो होता क्या है, जब स्कूल इंटर्नशिप प्रोग्राम होते हैं तो उसमें ये कुछ क्रिटिकल पॉइंट होते हैं, जैसा कि NCFT ने बताया कि इनोवेटिव सेंटर ऑफ पेडागोजी या लर्निंग में जा सकते हैं स्टूडेंट, क्लासरूम बेस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट दिया जा सकता है। देन इंटर्नशिप का टाइमिंग बता रखा है उन्होंने कि 4 days ए वीक, मतलब हफ्ते में 4 दिन होनी चाहिए। मिनिमम ड्यूरेशन हो 6 से 10 हफ्ते की, अगर 2 साल का प्रोग्राम है, मतलब BEd है, या कोई भी 2 साल का टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है। 15 to 20 वीक्स होनी चाहिए अगर 4 year प्रोग्राम है, जैसे इंटीग्रेटेड BEd होती है ना, तो अगर वो है तो इतने हफ्ते का होना चाहिए। देन ये कहते हैं कि इनिशियल फेज में 1 हफ्ते की ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए रेगुलर क्लासरूम में विद ए रेगुलर टीचर। तो ये पॉइंट लिख देना। देन इसमें क्या है कि जो भी प्रोस्पेक्टिव टीचर है या प्यूपिल टीचर है, वो यूनिट्स प्लान बनाना सीखता है, रिफ्लेक्टिव जर्नल्स बनाना सीखे, और क्रिएट करे, मेंटेन करे जो भी रिसोर्स अवेलेबल हैं इंटर्नशिप के दौरान, और वो रिसोर्स फिर जो वहाँ की स्कूल टीचर्स हैं ना, उनको यूज करके अपने स्टूडेंट को फ्यूचर में पढ़ा सकते हैं। ठीक है, समझ गए। चलो देन इसमें और क्या कहते हैं कि इंटर्नशिप को इस तरह से तैयार करा जाना चाहिए कि वो एक पार्टनरशिप मॉडल की तरह हो। ठीक है, स्कूल के बीच में और इंस्टीट्यूट के बीच में, मतलब BEd इंस्टीट्यूट के बीच में, है ना। केवल ये ना हो कि फॉर्मल डिग्री को कंप्लीट करने के लिए रिक्वायरमेंट है और जाके इंटर्नशिप हो गई, नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक प्रॉपर पार्टनरशिप प्रोग्राम की तरह होना चाहिए, जहाँ पे बच्चा बाद में भी जाके अपनी सर्विसेज अगर देना चाहे तो कुछ हेल्प करना चाहे तो वो कर सकता है, राइट। देन स्कूल इंटर्नशिप प्रोग्राम और क्या प्रोवाइड करते हैं, ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जिससे कि इंटर्न्स को एक प्लेटफॉर्म मिलता है ताकि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, प्लान कर सकें और अपने काम को रिफ्लेक्ट कर सकें। ठीक है, मतलब उससे फीडबैक भी पा सकें ताकि वो अच्छे से
एक एफिशिएंट टीचर बन सकें, राइट। देन बात आती है कम्युनिटी लिविंग की। तो इसमें बात आती है कि कम्युनिटी नॉलेज का क्या रोल है। कम्युनिटी लिविंग का मतलब क्या है, इसमें एक कोट बहुत अच्छा है कि शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए, कि शिक्षा के लिए आप आओ इंस्टीट्यूट में और बाहर जाके आप सोसाइटी की सेवा के लिए काम करो। तो जब सोसाइटी के लिए ही काम करना है, मतलब इसमें बात ये है कि अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे ग्रो करते हो तो आप कहीं ना कहीं सोसाइटी को भी एनहेंस कर रहे हो, राइट। तो टीचर डेवलपमेंट भी ये चीज़ें स्टार्टिंग से ही सिखाई जाती हैं कि कम्युनिटी के लिए काम करना, कम्युनिटी की हेल्प करना ज़रूरी है। जैसा कि एनसीएफ भी प्रमोट करती है इंक्लूसिव एजुकेशन को या कम्युनिटी को और ज़्यादा एनहेंस करने के लिए बात करती है, तो उसके लिए टीचर्स को नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसमें कम्युनिटी नॉलेज होना ज़रूरी है। ये प्रोस्पेक्टिव टीचर्स के लिए भी ज़रूरी है और इन सर्विस टीचर्स के लिए भी ज़रूरी है, ठीक है। तो कम्युनिटी नॉलेज और क्या करती है, जब हमें कम्युनिटी की नॉलेज अच्छे से होती है तो हम और ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं, कल्चरल रिस्पॉन्सिव टीचर्स बन सकते हैं जो कि बच्चों के कल्चरल बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए पढ़ा सके। और इसका क्या रोल है, कम्युनिटी एक्सचेंज प्रोग्राम होते हैं, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम होते हैं। तो उसमें क्या होता है, ये जैसे बीएड कॉलेजेस एक पर्टिकुलर विलेज को अडॉप्ट कर लेते हैं, तो वहाँ पे जो भी अवेयरनेस प्रोग्राम है कोई भी डिजीज को लेके या कोई भी सोशल इश्यूज को लेके, तो इस उसको पूरे गांव में उसका प्रचार प्रसार करने में या लोगों को अवेयर करने में वो काम करता है ना। तो अगर आप बीएड अगर आपने अच्छे से बीएड करी है, रेगुलर रहे हो, तो सभी बीएड कॉलेजेस को आई थिंक ये कम्युनिटी प्रोग्राम करना होता है और सभी इसमें किसी विलेज में जाके अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं, ठीक है। देन बात आती है वर्कशॉप का क्या रोल है या वर्कशॉप की क्या अप्रोच है। तो इसमें मैरियम वेबस्टर की सिंपल सी एक डेफिनेशन है, वर्कशॉप क्या होता है। तो वर्कशॉप होती है या कार्यशाला होती है ए यूजली ब्रीफ इंटेंसिव एजुकेशनल प्रोग्राम, की छोटा सा ब्रीफ इंटेंसिव एजुकेशनल प्रोग्राम है जो कि स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल के लिए है, जो फोकस करता है कुछ पर्टिकुलर टेक्निक सिखाने में या पर्टिकुलर स्किल सिखाने में, पर्टिकुलर फील्ड में। सपोज करो अगर टीचर्स को, मतलब प्रोस्पेक्टिव टीचर्स भी, मतलब प्री सर्विस टीचर और इन सर्विस टीचर दोनों को आईसीटी की कुछ चीज़ें बतानी है आईसीटी की, तो एक वर्कशॉप रख देंगे, है ना, कि पीपीटी किस तरह से बनाएं या वीडियो रिकॉर्डिंग कैसे करें, है ना, या ऑडियो रिकॉर्डिंग कैसे करें, या किस तरह से इंटरनेट पे जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं, जो भी वेबसाइट है, उनका यूज़ कैसे करें। तो हम इसके लिए वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर देंगे, उसके जरिए हम आईसीटी के बारे में उन्हें बता सकते हैं, ठीक है। तो वर्कशॉप यही सब होती है। वर्कशॉप से क्या बेनिफिट है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिल जाता है ना, कंटिन्यू चलती रहेगी, टीचर सीखते रहेंगे, मतलब प्रोस्पेक्टिव भी, मतलब प्री सर्विस भी, इन सर्विस भी। कॉन्टीन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट और लर्निंग होती है, प्रैक्टिकल स्किल्स आती हैं, है ना। फ्यूचर में टेक्नोलॉजी या जो स्किल्स आने वाली है उसके लिए हम अभी से प्रिपेयर कर दे रहे हैं, जो भी आ, हमारे प्रोस्पेक्टिव टीचर्स हैं या इन सर्विस टीचर हैं, अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं ताकि वो अपने रेगुलर शेड्यूल से बाहर आ सकें, है ना। वर्कशॉप होती रहती है, सेमिनार्स होते हैं, कॉन्फ्रेंस होती हैं, तो बाकी चीज़ें भी सीखने का मौका मिलता है। और क्या है, एक पोटेंट या एफिशिएंट प्रोस्पेक्टिव टीचर बनाने में हमें मदद मिलती है, और जिनमें, ठीक है, और जो भी स्किल्स हैं वो इन सर्विस टीचर्स में और ज़्यादा अच्छे तरीके से उनको एनहेंस करने में मदद मिलती है वर्कशॉप के थ्रू। तो ये अप्रोच इसलिए है। देन ये डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे करवाई जाती हैं, डिफरेंट एजेंसीज के थ्रू। डिफरेंट लेवल का मतलब है प्राइमरी, एलिमेंट्री, सेकेंडरी, हायर एजुकेशन से रिलेटेड। देन एनसीईआरटी, यूजीसी, एनसीटी, डाइट, एससीईआरटी, ये सभी ऑर्गेनाइजेशन टाइम टू टाइम डिफरेंट लेवल के लिए वर्कशॉप्स अरेंज करती रहती है। रीजनल वर्कशॉप भी होती हैं जिसमें फैकल्टी ऑफ टीचर जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट के हैं उनको वो अरेंज करवाई जाती है ताकि टाइम के साथ वो सभी चीज़ें वो सीख सकें, राइट।
देन बात आती है समर इंस्टीट्यूट या समर कैंप की। तो नाम में ही क्या है, समर, जब गर्मियों की छुट्टी होती है तो बेसिकली इन सर्विस टीचर्स के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कैसे? क्योंकि गर्मियों में जब छुट्टी होती है तो इन सर्विस टीचर या जो टीचर्स हैं उनकी भी छुट्टी होती है, उनका भी हॉलीडे होता है, तो इस टाइम पे वो समर इंस्टीट्यूट में या समर कैंप्स में जा सकते हैं। और कोई पर्टिकुलर अगर कोर्स चल रहा है, कोई रिफ्रेशर कोर्स है, कोई वर्कशॉप है, कोई सेमिनार है, कॉन्फ्रेंस है, या कोई छोटा सर्टिफिकेट कोर्स है, तो वो इस टाइम पे जाके कर सकते हैं। और ये क्यों है अप्रोच? वही कारण कि उनकी प्रोफेशनल स्किल्स को और ज़्यादा एनहेंस करना है। ठीक है, ये भी लिख सकते हो कि इस टाइम बर्डन कम होता है, फ्री होते हैं अटेंड करने के लिए, ये सब लिख देना। तो बेनिफिट क्या है कि उनकी जो क्लासरूम प्रैक्टिस है, पैडागोजिकल स्किल है, उसको एनहेंस किया जा सके समर इंस्टीट्यूट या समर कैंप के द्वारा। उनकी जो टेक्नोलॉजिकल स्किल है उसको एनहेंस किया जा सके। उनको फीडबैक मिलता है, रिफ्लेक्शन की तरह काम करता है अपने काम से रिलेटेड कि हम कैसा कर रहे हैं, तो और ज़्यादा अच्छा काम करेंगे, है ना। जब समर कैंप होगा या विंटर कैंप होगा, क्योंकि पहाड़ी इलाकों पे क्या है, सर्दियों में भी छुट्टी होती है। जैसे मैंने माउंट आबू का सुना, हमारे पड़ोस में एक रहते हैं, तो उनकी छुट्टियां सर्दियों में होती हैं, स्कूल कौन सर्दियों में होते हैं, तो वहाँ पे विंटर इंस्टीट्यूट हो सकते हैं, विंटर कैंप हो सकते हैं, है ना। तो जब टीचर वहाँ पे जाएगा तो नए टीचर से मिलेगा, है ना। उनको और इंसाइट मिलेगी कि दूसरे टीचर क्या कर रहे हैं अपने अपने फील्ड में, कैसे क्लासरूम को मैनेज करते हैं, कैसे कंटेंट की डिलीवरी करते हैं, कैसी टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं मतलब। और तो एक कोलैबोरेशन होगा, अच्छा कोलैबोरेशन होगा, कॉपरेशन एनहेंस होगा, और नॉलेज शेयरिंग और ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, तो ये बेनिफिट है समर कैंप या समर इंस्टीट्यूट की का, या समर इंस्टीट्यूट या समर कैंप अप्रोच का टीचर्स डेवलपमेंट में। राइट, तो हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, आई होप आपको अच्छे से समझ पाया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।